हम आपको चैप्टर वाइज, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बहुत ही कम क्वेश्चन द्वारा आपको सेलेक्ट करके देंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए बुआरे हम लोग मॉडल सेट 5 के लिए मूव करते हैं। 4 सेट बुआरे हम लोग पूरा कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं चारों सेट आप लोग तैयार कर लिए होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। काफी महत्वपूर्ण है बुआरे आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। 5वां सेट भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है बुआरे। तो चलिए बुआरे, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मूव करते हैं बुआरे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में बुआरे कह रहा है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि का है, इसके लिए अवकलन वेग समीकरण लिखे। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। एकदम काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे। तो चलिए बुआरे, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फर्ज कीजिए कि यहां पर रिएक्शन ए और बी बुआरे, ए और बी आपका रिएक्टेंट है। फर्ज कीजिए इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है बुआरे। ए के रेस्पेक्ट में बुआरे यहां पर क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। तो बुआरे यहां पर जो रेट हो जाएगा बुआरे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ए रेज टू दी पावर 1 होगा, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। तो बी के कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू के ए और बी के कंसंट्रेशन पर पावर तो 2 होगा, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में क्या है बुआरे सेकंड ऑर्डर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बुआरे 2 के लिए हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बुआरे अधिशोषण हमेशा उष्माक्षेपी क्यों होता है, व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एकदम सिंपल सा रीजन है बुआरे कि अधिशोषण में जनरली क्या होता है कि अगर किसी पदार्थ के सरफेस पर कोई दूसरा पदार्थ आ जाता है बुआरे तो वहां पर एडजॉर्प्शन होता है। यानी सिंपली आप समझो कि एक सॉलिड है और अगर सॉलिड के सरफेस पर कोई लिक्विड या गैस आ जा रहा है बुआरे, एक्युमुलेट कर जा रहा है, तो ये क्या है, अधिशोषण है, एडजॉर्प्शन है। हम लोग बुआरे पीछे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पर डिफरेंस भी कर चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर हम लोग एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन में बुआरे, ठीक है, फर्ज कीजिए कि सॉलिड ये है और इसके सरफेस पर कोई लिक्विड आ रहा है, तो निश्चित रूप से सॉलिड और इसके ऊपर जो लिक्विड आ रहा है या गैस आ रहा है उसके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स अराइज हो रहा है, ठीक है। चाहे वो बुआरे फोर्स हो सकता है, वो फोर्स फिजिकल फोर्स हो, वंडर वॉल फोर्स हो या केमिकल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपली कह सकते हो कि एडजॉर्प्शन के वजह से बुआरे एक तरह का बॉन्ड बन रहा है, चाहे मजबूत बंधन बने या कमजोर बंधन बने। तो बुआरे जब भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हीट तो रिलीज होगा ना। तो आप इसलिए कह सकते हो बुआरे कि अधिशोषण क्या है, एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। फिर से गौर कीजिए बात को बुआरे कि अधिशोषण के वजह से क्या होता है, अधिशोषण के वजह से क्या होता है बुआरे, बॉन्ड का निर्माण होता है, बंधन का निर्माण होता है। किसके किसके बीच, ये सॉलिड है तो इस सॉलिड को बुआरे हम कहेंगे एडजॉर्बेंट और इसके सरफेस पर जो लिक्विड या गैस आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआरे, एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच बुआरे यहां पर क्या बनता है, एक बॉन्ड फॉर्म करता है, एक बंधन बनता है। तो बंधन बनने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ तो हीट रिलीज होगा ना। तो इस तरह से हम लोग, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बुआरे कि एडजॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अधिशोषण क्या है, एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो चलिए बुआरे इस क्वेश्चन का जो है नाम जवाब स्क्रीन पर रख दे रहे हैं, पीडीएफ बनाकर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है बुआरे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के लिए कह रहा है, उपसह संयोजक संख्या लिखने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए बुआरे, 3 नंबर Cu NH3 होल 6 है बुआरे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl3 है। इसमें पूछ रहा है कि Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। बुआरे आप लोग सबको पता है, सभी बच्चे को पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो बुआरे ये जो है आपका बुआरे नंबर ऑफ लिगेंड्स है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उपसह संयोजक संख्या। गौर कीजिएगा बुआरे, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसह संयोजक संख्या। तो यहां पर हम लिख देते हैं बुआरे उपसह संयोजक संख्या। इस क्वेश्चन का जवाब
उपसहसंयोजक संख्या पूछ रहा है बुआरे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि 6 होगा। एक चीज बुआरे आप यहां पर गौर कीजिएगा कि हमेशा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बुआरे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछा जा रहा है, या तो IUPAC नाम के लिए पूछा जा रहा है, या तो कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है बुआरे। तो हम यहां पर एक चीज आपसे कहना चाहेंगे बुआरे कि आपके सेट्स में जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है बुआरे, सबका आप यूपैक नेम कर लीजिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर, सबके सेंट्रल एटम का, सारे क्वेश्चन के सेंट्रल एटम के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ठीक है बुआरे। इसके अलावा थोड़ा सा BBT पर इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी देख लीजिए, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए बुआरे, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनऑर्गेनिक से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बुआरे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बुआरे इस पर फिर से हम एक बात को रिपीट करते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बुआरे आपके पांचों सेट में, उसका IPAC नेम और कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर तो सेंट्रल एटम का, मेटल एटम का जरूर कर लीजिए। तो चलिए काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे, हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बुआरे, यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बुआरे, हम लिख दे रहे हैं CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और फिर CH है, फिर CH2 है और ये COOH है। काफी आसान है बुआरे, एकदम आसान ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम। तो ये प्रिंसिपल फंक्शन है बुआरे, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं बुआरे। तो चलिए प्रिंसिपल चेन में बुआरे 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया पेंट। अब देख लीजिए 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 3 इन हो गया बुआरे। और ठीक है, 1 नंबर पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इनोइक एसिड। इसको इस तरह से भी बुआरे आप लिख सकते हो, पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। इस तरह से बुआरे आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बुआरे RNA में उपस्थित शर्करा का नाम लिखें, राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन RNA। बुआरे शेट नंबर 2 में शायद DNA में जो शुगर था उसका नाम पूछा गया था। तो बुआरे DNA में शुगर की अगर बात करें तो उसमें कौन सा था, डीऑक्सीराइबोज शुगर था बुआरे। तो RNA में जो शुगर यूनिट शुगर है बुआरे, शुगर यूनिट उसका नाम पूछ रहा है, एकदम सिंपल सा है बुआरे, राइबोज शुगर लिख दीजिए ना, एकदम सिंपल सा है बुआरे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बुआरे, कह रहा है टेफ्लॉन के एकलक का नाम लिखिए, राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बुआरे, ठीक है, इसको हम लोग PTFE कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो बुआरे आप अगर इथिलीन की बात करें तो इथिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए बुआरे यहां पर देखिए, अगर ये C2H4 इथिलीन है, अगर हम ये चारों हाइड्रोजन को हटा दें तो ये बुआरे टेट्राफ्लोरोइथिलीन है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। इथिलीन का चारों हाइड्रोजन हटा करके F रख दिए बुआरे, F एटम रख दिए, टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। और जब इस टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बुआरे हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो PTFE बनता है, इसी को हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं बुआरे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो खैर हमसे केवल पूछ रहा है बुआरे कि टेफ्लॉन का एकलक का नाम, मोनोमर का नाम, तो बुआरे इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप केवल टेट्राफ्लोरोइथिलीन लिखो। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बुआरे काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेटॉल के मुख्य अवयवों का नाम लिखिए, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटॉल। तो बुआरे डेटॉल, जैसा कि आप लोगों को पता है बुआरे, डेटॉल आपका एक एंटीसेप्टिक है। हम लोग पीछे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स पर पूरा डिटेल कर चुके हैं बुआरे, तो यहां पर केवल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखना है डेटॉल का, काफी आसान है बुआरे। तो डेटॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो होगा बुआरे क्लोरॉक्सी, लेनॉल एंड टर्पीनॉल, ठीक है। तो ये बुआरे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डेटॉल का। तो काफी आसान है बुआरे। सेक्शन ए का हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं बुआरे। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 बुआरे कह रहा है कि किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें, मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक जो है केमिकल काइनेटिक्स से है, ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि अभिक्रिया दर या वेग को प्रभावित करने वाले कारक। बुआरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में
हम लोग इसको पूरे स्टडी है ना, पूरे डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर बुआरे इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से आपको देखना है तो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर को बुआरे आप देख लीजिए। ठीक है, सारा लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलिए बुआरे हम लोग एक एक करके कुछ है ना सारे पॉइंट्स को डील कर लेते हैं। तो अभिक्रिया दर या वेग को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बुआरे इसमें सबसे पहला होगा अभिकारकों की सांद्रता, यानी अभिक्रिया दर या वेग को प्रभावित करने वाला जो पहला फैक्टर होगा वो होगा अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता यानी हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है बुआरे, सभी बच्चे को पता है बुआरे कि अभिक्रिया का जो दर होता है वो अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है बुआरे, तो अभिक्रिया का दर क्या होता है? अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। फर्ज कीजिए बुआरे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन A प्लस B से आपका प्रोडक्ट C प्लस D बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे? अभिक्रिया दर समानुपाती क्या हो जाएगा? A का सांद्रण, ठीक है, और B के सांद्रण के गुणनफल का, यानी अभिक्रिया दर का बोले तो बुआरे यहां पर अभिक्रिया दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे भी लिख देते हैं ब्रैकेट में इंग्लिश में भी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बुआरे A और B के कंसंट्रेशन का गुणनफल। अगर ये प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो बुआरे क्या हो जाएगा? अभिक्रिया दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा K A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन। गौर कीजिएगा बुआरे, ठीक है, यहां पर K क्या है? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। K क्या है बुआरे? K वेग नियतांक या दर नियतांक है। Here K is रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये तो पहला फैक्टर हो गया, अभिकारकों की सांद्रता। फिर से ध्यान से देखिए बुआरे, अभिक्रिया का जो दर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि जब अभिकारक के सांद्रता को हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर या वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक सिंपली एक रिएक्शन पर हम लोग बात किए हुए हैं बुआरे, ठीक है, एक रिएक्शन हमारा A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, तो यहां अभिक्रिया दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा। तो इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के बाद बुआरे एक कांस्टेंट K आएगा और इस K को हम लोग कहेंगे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बुआरे ये हो गया अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा जो फैक्टर होगा बुआरे वो होगा तापमान। एकदम सिंपल वे में बुआरे हम लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। तापमान यानी कि टेम्परेचर, सभी बच्चों को पता है जनरली टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ता है। और आप लोग जैसा कि पीछे स्टडी कर चुके हो कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ा दें किसी रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बुआरे? 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो ये बुआरे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है। फिर से गौर कीजिए बुआरे, अगर हम लोग ताप को बढ़ाएं, अगर यानी सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि सामान्यतः ताप बढ़ने के साथ अभिक्रिया का दर या वेग भी बढ़ता है, और ताप को 10 डिग्री सी बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है? 2 गुना या 3 गुना हो जाता है बुआरे। यानी जनरली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एंड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल। तो ये बुआरे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ। तीसरा जो होगा बुआरे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बोले तो उत्प्रेरक। जैसा कि बुआरे हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट वो पदार्थ होता है, वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर बिना कोई केमिकल चेंज किए, अपने अंदर बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि वैसा पदार्थ जो अपने अंदर बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है बुआरे? उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट कहलाता है। सिंपली अगर बुआरे हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें, धनात्मक उत्प्रेरक की बात करें, तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? कम कर देता है, और वेग को क्या करता है? बढ़ाता है।
और अगर हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो वो बुआरे जनरली है ना रेट ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया दर को क्या करता है, घटाता है। फिर से गौर कीजिएगा आप बुआरे कि अगर हम उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक क्या है, वो ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए अभिक्रिया के वेग या दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और अगर हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है बुआरे, अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के वैल्यू को कम करके अभिक्रिया दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए एक दो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 1 बुआरे, जैसा कि आप लोग जानते हो इथीन है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में तो इथेन देगा बुआरे। ये इथीन है और ये इथेन है, तो यहां निकेल और प्लेटिनम क्या है बुआरे, ये आपका कैटलिस्ट है, ये आपका उत्प्रेरक है। उसी तरह से बुआरे अगर हम लोग पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन की बात करें, KClO3 के डिकम्पोजिशन की बात करें, तो यहां पर बुआरे हम लोग जनरली MnO2 का उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं, उत्प्रेरक के लिए करते हैं। MnO2 का उपयोग हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, इसमें उत्प्रेरक के लिए। तो यहां पर बुआरे 2KClO3, यहां पर MnO2 बुआरे 2KCl और +3O2। तो ये बुआरे आपका उत्प्रेरक का प्रभाव हो गया, ठीक है। तो ये है ना, ये एग्जांपल भी आप दे सकते हो। यहां पर MnO2 क्या है बुआरे, उत्प्रेरक है। इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन है बुआरे जिस पर हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर क्या हुआ बुआरे, अभिकारकों की सांद्रता, यानी अगर हम लोग अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ेगा। तापमान भी बढ़ने से सामान्यतः अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ता है, ठीक है। और ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना होता है। उत्प्रेरक बुआरे सामान्यतः पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है बुआरे। तो चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर तो हम लोग कर चुके। पहला अभिकारकों की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दूसरा टेम्परेचर यानी कि तापमान, तीसरा कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। चलिए चौथा फैक्टर पर बात करते हैं। चौथा जो फैक्टर होगा बुआरे, पृष्ठ क्षेत्रफल, या ऐसे लिख सकते हैं अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बुआरे यहां पर कि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग या दर उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, मोर विल बी द रिएक्शन रेट। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि कोयला के अगर एक बड़े टुकड़ा को लेते हैं तो देखते हैं बुआरे वो बहुत कठिनाई के साथ जलता है, लेकिन उसी कोयले के टुकड़े को अगर हम पाउडर के फॉर्म में ले आते हैं वो बहुत आसानी से जलने लगता है। तो इसका सिंपल सा वजह है कि जब कोयला छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में आता है बुआरे तो क्या होता है कि बहुत सारा मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये बहुत ही आसानी से जलने लगता है। तो ये सिंपली आप अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आप कह सकते हो कि अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग या दर उतना ही ज्यादा होगा। यानी ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, मोर विल बी द रिएक्शन रेट। तो ये चौथा पॉइंट हो गया बुआरे। पांचवा बुआरे विकिरण। पांचवा पॉइंट क्या होगा, विकिरण यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन तो हम लोग को पता है बुआरे कि कुछ रिएक्शन रेडिएशन के द्वारा भी अफेक्टेड होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विकिरण के द्वारा भी प्रभावित होती है। फॉर एग्जांपल आप जिसे देख लीजिए कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अगर रिएक्शन हम कराएं रूम टेम्परेचर पर तो नहीं होगा बुआरे। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम सनलाइट में कराएं तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, बहुत ही रैपिडली होगा। 2HCl वेरी रैपिडली। फिर से गौर कीजिए बुआरे, कुछ रिएक्शन विकिरण के द्वारा भी, रेडिएशन के द्वारा भी अफेक्टेड होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा। लेकिन अगर हम
सनलाइट में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन कराएं तो बहुत ही तेजी से होगा बुआरे। तो ये आपका विकारकों का ये आपका विकिरण का प्रभाव हुआ बुआरे। इस पर हम लोग डिटेल कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बुआरे, लेकिन फिर भी यहां पर हम बुआरे पूरे ठीक है फैक्टर गवर्निंग रेट ऑफ रिएक्शन पर यानी कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का जो बुआरे ये पूरे क्वेश्चन को हम पीडीएफ में बुआरे आपके सामने रख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बुआरे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हाँ, इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इमल्सन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। इन व्हाट आर इमल्सन, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ इमल्सन्स। बुआरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इमल्सन इसके प्रकार को हम लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाना है। पर इससे पहले एक चीज कहना चाहेंगे कि अब हम लोग का ये लास्ट हम लोग का सेट कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद बुआरे हम आपको चैप्टर वाइज चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बहुत ही कम क्वेश्चन बुआरे आपको सेलेक्ट करके देंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्ज कीजिए केमिकल काइनेटिक्स से, तो केमिकल काइनेटिक्स से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बुआरे, 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बुआरे हम आपको सेलेक्ट करके दे देंगे। उसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री हुआ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ बुआरे। तो प्रत्येक चैप्टर से बुआरे हम आपको 4-5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके देंगे और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो पहले उस क्वेश्चन को बुआरे बढ़िया से रिवाइज कर लें और फिर आप एग्जाम के लिए जाएं, आपको बहुत फायदा मिलेगा बुआरे। तो चलिए बुआरे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर बुआरे 9 कह रहा है इमल्सन क्या है। इमल्सन क्वेश्चन नंबर 9, इमल्सन बोले बुआरे तो पायस। इमल्सन यानी कि पायस। हम लोग पहले ही बता चुके हैं बुआरे, ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर बुआरे इसका 2 घटक होगा, एक विले यानी कि सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में होगा बुआरे वो सॉल्यूट होगा और जो अधिक के मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा। लेकिन अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर बुआरे विले को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और विलायक को हम लोग बुआरे सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। आप इसको दिमाग में सबसे पहले बात रख लीजिए। सरफेस केमिस्ट्री में बुआरे इस पर हम लोगों ने डिटेल से चर्चा कर रखा है बुआरे। तो फिर से गौर कीजिए बुआरे कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे बुआरे यानी परिक्षिप्त अवस्था कहेंगे और विलायक को परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे। तो बुआरे अगर हम लोग इस पायस की बात करें तो आप सिंपली कह सकते हो कि वैसा कोलाइडल तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, दोनों लिक्विड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पायस कहेंगे बुआरे। गौर कीजिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यानी दोज कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड, इसको हम लोग क्या कहेंगे बुआरे, इमल्सन कहेंगे। फिर से गौर कीजिए कि वैसा कोलाइडल तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो बुआरे, द्रव हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमल्सन। तो बुआरे इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, कोल्ड क्रीम ले सकते हैं। तो ये सब बुआरे आपका इमल्सन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है बुआरे। और अगर हम लोग इमल्सन के टाइप की बात करें तो बुआरे हम लोग इस इमल्सन को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जल में तेल पायस, इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन, OYW इमल्सन। और दूसरा तेल में जल पायस, तेल में जल पायस, इसको हम लोग वाटर इन ऑयल इमल्सन कहते हैं, WO इमल्सन कहते हैं। गौर कीजिए बुआरे, फिर से एक बार गौर कीजिए, पायस में क्या होता है, इमल्सन में क्या होता है, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होता है बुआरे, द्रव होता है। और इसको हम लोग बुआरे 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जल में तेल पायस और दूसरा तेल में जल पायस।
तो बुआरे अगर हम लोग जल में तेल पायस करें, नाम से ही तो स्पष्ट है बुआरे, जल में तेल, यानी जल ज्यादा है और तेल कम है, यानी कि जल परिक्षेपण माध्यम है और तेल क्या है, परिक्षिप्त अवस्था है। यानी बुआरे जब जल आपका क्या हो, जल यानी कि वाटर परिक्षेपण माध्यम हो, परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम हो, गौर कीजिए, और तेल यानी कि ऑयल क्या हो बुआरे, परिक्षिप्त अवस्था हो, ठीक है, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज हो। तो इस तरह के इमल्सन को बुआरे हम लोग कहेंगे जल में तेल पायस। फिर से गौर कीजिए बुआरे, अगर जल परिक्षेपण माध्यम हो, डिस्पर्सन मीडियम हो, और तेल क्या हो, परिक्षिप्त अवस्था हो यानी डिस्पर्स्ड फेज हो, तो इस तरह के इमल्सन को हम लोग क्या कहेंगे बुआरे, जल में तेल पायस। एग्जाम्पल में इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बुआरे आप मिल्क दे दीजिए, वैनिशिंग क्रीम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बुआरे ये जल में तेल पायस हो गया। और अगर तेल में जल पायस की बात करें तो तेल में जल, यानी यहां तेल ज्यादा है बुआरे, तेल ज्यादा है, यानी ऑयल क्या है, ज्यादा है, यानी कि परिक्षेपण माध्यम है। इस बार जस्ट अपोजिट बुआरे, परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम। ऑयल क्या है बुआरे, यहां पर डिस्पर्शन मीडियम है, और जल क्या है, कम है, जल यानी कि वाटर, वाटर बुआरे यहां पर परिक्षिप्त अवस्था है यानी कि डिस्पर्स्ड फेज है। गौर कीजिए बुआरे, अगर आपका तेल परिक्षेपण माध्यम हो, डिस्पर्सन मीडियम हो, और ऑयल क्या हो, परिक्षिप्त अवस्था हो, तो ये क्या कहलाएगा बुआरे, ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है, तेल में जल पायस, वाटर इन ऑयल इमल्सन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बुआरे, आप बटर दे सकते हो, कोल्ड क्रीम दे सकते हो, ये आपका बुआरे इसका एग्जाम्पल हो गया। बटर दे सकते हो, कोल्ड क्रीम दे सकते हो, एटसेट्रा। फिर से गौर कीजिए बुआरे, इमल्सन क्या हुआ बुआरे, वैसा कोलाइडल तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, दोनों द्रव हो, यानी दोज कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड कॉल्ड इमल्सन। एग्जाम्पल में मिल्क, बटर वगैरह दे दीजिए बुआरे। ये इसको दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो, जल में तेल पायस यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा तेल में जल पायस, वाटर इन ऑयल इमल्सन। यानी जब जल परिक्षेपण माध्यम हो, व्हेन वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम एंड ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज, देन सच टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है, इज नोन एज ऑयल इन वाटर इमल्सन। और इसका जस्ट अपोजिट बुआरे, इसका एग्जांपल आप मिल्क दे दीजिए। और तेल में जल पायस में बुआरे, तेल परिक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्सन मीडियम है, और जल क्या है, परिक्षिप्त अवस्था है, डिस्पर्स्ड फेज। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि व्हेन ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम एंड वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज, देन सच टाइप ऑफ इमल्सन्स आर कॉल्ड ऑयल, वाटर इन ऑयल इमल्सन। एग्जाम्पल आप बटर, कोल्ड क्रीम वगैरह दे सकते हो। तो चलिए बुआरे, काफी आसान है, इसका भी हम पीडीएफ बना करके बुआरे रख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बुआरे, हर एक सेट में रिपीट हो रहा है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है जिसका बुआरे आपको आईपीएससी नेम करना है। राइट द आईपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएससी नेम लिखिए बुआरे। ये बोर्ड पर बुआरे हम ये 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है बुआरे। तो बुआरे सबसे पहले आप रफ में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए सेंट्रल मेटल एटम का। जैसे सीआर का एक्स एज्यूम कर लीजिए, NH3 का 0 होता है बुआरे, Cl का -1 × 3 = 0, तो x = बुआरे +3 हो गया। यहां पर सामने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं बुआरे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बुआरे, नाम हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राइक्लोरो क्रोमियम 3, ट्राई एमीन ट्राइक्लोरोक्रोमियम 3, ये पहला बुआरे इसका नाम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बुआरे, यहां पर निकेल सेंट्रल एटम है, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, K का +1 × 2 हो गया, Ni का x एज्यूम कर लीजिए, Cn का -1 × 4 = 0 हो जाएगा, x = बुआरे +2 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो
एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो निकेलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट को बुआरे रोमन में लिख दीजिए निकेलेट 2। इसका बुआरे ऑक्सीडेशन स्टेट पहले इसका एक्स एज्यूम कर लीजिए, Cl का -1 × 2, ये इथिलीन डायमीन है 0 × 2, NO3 का -1 × 2 = 0 हो गया, x = बुआरे +4 हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा बुआरे? डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन, डाइक्लोरोबिस इथिलीन डायमीन, और क्या हो जाएगा बुआरे? प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। तो काफी आसान है बुआरे, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी इथेनॉल से आप निम्नलिखित यौगिक को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। पहला है बुआरे ब्यूटेन 1,3 डायोल, लिख दिए हैं बुआरे बोर्ड पर। दूसरा है ब्यूट 2 इनल, और तीसरा है ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो चलिए पहले इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डायोल बना लेते हैं। तो बुआरे एकदम सिंपल सा है ना कन्वर्सन है। सबसे पहले बुआरे आप एसिटल्डिहाइड लीजिए बुआरे, इथेनॉल हो गया। 2 मॉलिक्यूल याद कीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन बुआरे, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड से बुआरे रिएक्शन करा करके हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना लेंगे। पहले ये बुआरे आपका इथेनॉल हो गया, ये एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल बोलिए या एसिटल्डिहाइड बोलिए। पीछे बुआरे एल्डोल कंडेंसेशन पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा बुआरे, ये, और ये जो है H, इस एसिटल्डिहाइड का एक अल्फा हाइड्रोजन O के साथ जुड़ जाएगा, और ये CH2 और ये COH बुआरे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 नाम हो जाएगा बुआरे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसको हम लोग एल्डोल भी कहते हैं। तो पहले बुआरे हम लोग इथेनॉल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल लिए, एसिटल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिए, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा के 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना लिए बुआरे। अब हमको बनाना है ब्यूटेन 1,3 डायोल, मतलब 1 नंबर पर OH और 2 नंबर पर, ठीक है, सॉरी 1 नंबर पर और 3 नंबर पर OH होना चाहिए बुआरे। तो 3 नंबर पर तो ऑलरेडी हमारा OH है, तो 1 नंबर पर OH के लिए बुआरे इसका रिडक्शन हम करा देते हैं। और रिडक्शन हम बुआरे सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराएंगे, NaBH4। तो बुआरे जहां एल्डिहाइड है वहां पर अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा बुआरे। 2H का 1H बुआरे O के साथ जुड़ गया, बॉन्ड सिंगल हो गया, ठीक है। और 1H नीचे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा बुआरे, और बन गया ब्यूटेन 1,3 डायोल। तो फिर से गौर कीजिए बुआरे, इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डायोल है बुआरे। पहले एल्डोल कंडेंसेशन का यूज करके बुआरे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना दिए, फिर इसका रिडक्शन करा दिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, और बन गया ब्यूटेन 1,3 डायोल। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बुआरे। इस बार बुआरे ब्यूट 2 इनल बनाना है हम लोगों को, यानी कि इथेनॉल से ब्यूट 2 इनल बनाना है। एकदम सिंपल सा है बुआरे। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल से ब्यूट 2 इनल बनाना है बुआरे। गौर कीजिएगा, इथेनॉल से ब्यूट 2 इनल बनाना है, ठीक ना। इन और अल 2 नंबर पर इन, तो पहले बुआरे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल तो हम रहने ही देंगे। इसके बाद हम करेंगे क्या बुआरे, यहां पर डिहाइड्रेशन कर देंगे। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे बुआरे, ठीक है, इसको हीट करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा बुआरे, गौर कीजिए, ये वाटर क्या होगा बुआरे, इलिमिनेट कर जाएगा। वाटर क्या कर जाएगा, इलिमिनेट कर जाएगा। अब आप देखिए क्या, वाटर हटने के बाद बुआरे CH3 CH C डबल बॉन्ड O और H, और यहां बुआरे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनल। गौर कीजिए बुआरे, तो क्वेश्चन नंबर ये बुआरे 2 हो, बी हो गया। इथेनॉल से ब्यूट 2 इनल बनाने के लिए बुआरे सबसे पहले 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना लिए। पिछले रिएक्शन में तो हम लोग बनाए ही थे, बस उसी तरह से ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बुआरे हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। बस यहां से बुआरे वाटर को हटा दिए, एसिड
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हिट किए तो ये वाटर मॉलिक्यूल बुआरे यहां से एलिमिनेट कर गया और वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया और बन गया ब्यूट टू इनल। अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए बुआरे, एकदम आसान है। ब्यूट टू इनोइक एसिड, इस बार इथेनॉल से बुआरे, इस क्वेश्चन नंबर सी, ब्यूट टू इन और ओइक एसिड है बुआरे, यानी कि जहां एल्डिहाइड है बुआरे वहां कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, कुछ नहीं टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दीजिए ना बुआरे, तो जहां एल्डिहाइड है वहां कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और EH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम हो गया बाबूरे ब्यूट टू इनोइक एसिड। फिर से गौर कीजिए बुआरे, आपको इथेनॉल से ब्यूट टू इनोइक एसिड बनाना है तो पहले एल्डिहाइड कंडेंसेशन यूज करके 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल बना लीजिए, डिहाइड्रेशन कर दीजिए, ब्यूट टू इनल बन गया और फिर टैलोन्स रिएजेंट से बुआरे ऑक्सीडाइज करा दिए तो ब्यूट टू इनोइक एसिड बन गया। तो बुआरे ये तीनों कन्वर्जन बुआरे कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआरे। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में को विभेदित कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। बुआरे काफी आसान डिफरेंस है बुआरे, काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सबसे पहले पीडीएफ बना करके बुआरे हम आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, एकदम आसान है बुआरे। तो देखिए बुआरे, अगर हम लोग रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो इसकी संरचना बुआरे फाइबर या धागे जैसी होती है, यानी दिस प्रोटीन्स हैव फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर गोलाकार प्रोटीन की बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इसकी संरचना गोलियां होती है, दिस प्रोटीन्स हैव स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें बुआरे तो रेशेदार प्रोटीन जो होता है ये जल में अविलेय होता है, यानी दिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो बुआरे ये जल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जल में विलेय होता है, यानी दिस आर सॉल्युबल इन वाटर। रेशेदार प्रोटीन बुआरे दृढ़ होता है, रिजिड होता है, तो लिख दिए बुआरे ये दृढ़ होते हैं, दे आर रिजिड। और गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो ये मुलायम होते हैं, यानी दे आर सॉफ्ट। चौथा बुआरे, इसमें प्रबल आंतराण्विक बल होते हैं, यानी इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और चौथा बुआरे, इसमें दुर्बल अंतराण्विक बल होते हैं, किसमें, गोलाकार प्रोटीन में, यानी इट हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक दो एग्जाम्पल बुआरे भी नीचे लिख दिए हैं। अगर हम रेशेदार प्रोटीन की बात करें, फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो केराटिन, मायोसिन वगैरह इसका एग्जाम्पल हो गया बुआरे। और गोलाकार प्रोटीन की बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करें तो बुआरे इसका एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्ब्यूमिन्स वगैरह हो गया बुआरे। तो काफी आसान बुआरे, दोनों में अंतर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बुआरे कह रहा है व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ डेक्रोन, डेक्रोन के एकलकों का नाम लिखें। तो बुआरे अगर हम लोग डेक्रोन के एकलक की बात करें तो टेरिथेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल बुआरे इसका एकलक होता है। लेकिन बुआरे केवल एकलक का नाम लिखने से नहीं होगा, ठीक है, ये किस तरह से पॉलीमराइज करता है, ये दोनों एकलक, दोनों मोनोमर कैसे कंडेंस करता है और कैसे डेक्रोन है ना प्रोड्यूस करता है, इसको दिखाना बहुत जरूरी है बुआरे, क्योंकि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बुआरे 13। तो डेक्रोन के मोनोमर की अगर बात करें तो क्या है बुआरे, टेरिथेलिक एसिड। ये बुआरे 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड और ये चौथे पोजीशन पर बुआरे, गौर कीजिए, टेरिथेलिक एसिड। और फिर इथिलीन ग्लाइकॉल, ये 2 मोनोमर है बुआरे, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डायोल भी बोलते हैं बुआरे। तो ये हो गया बुआरे मोनोमर ऑफ डेक्रोन। अब ये दोनों बुआरे कंडेंस करेगा किसके प्रेजेंस में, तो जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, और किसके प्रेजेंस में, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में, दोनों के प्रेजेंस में बुआरे है ना, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन होगा, कंडेंसेशन होगा बुआरे। देखिए किस तरह से ये कंडेंस करेगा बुआरे। इसका भी एन मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, इसका भी एन। तो बुआरे यहां से OH और यहां से H, फिर ये OH, ठीक है, और ये H, वाटर बुआरे इलिमिनेट कर गया एन मॉलिक्यूल, दोनों कंडेंस किया बुआरे। अब आप देख लीजिए यहां CO रहा बुआरे, यहां भी CO,
और ये OCH2, ये आपस में पॉलीमराइज्ड कर गया बुआरे, और ये ठीक है आपका डेक्रॉन बुआरे। तो जब ये टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, सॉरी बुआरे ये ग्लाइकॉल लिखना भूल गए हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल आपस में पॉलीमराइज्ड करता है, कंडेंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड बुआरे, तो आपका डेक्रॉन बन जाता है। देखिए बुआरे यहां से OH और यहां से ये H, फिर ये OH और ये H बुआरे बाहर निकल गया एन मॉलिक्यूल वाटर, और फिर ये कंडेंस्ड होकर के बुआरे डेक्रॉन दिया। तो काफी आसान है बुआरे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बुआरे, कृत्रिम मधुरक क्या है, दो उदाहरण दे। व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, गिव 2 एग्जांपल। बुआरे ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में कर चुके हैं और यहां पर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है बुआरे। तो काफी आसान क्वेश्चन है, पिछले सेट को एक बार बुआरे इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा पिछले सेट से। और बुआरे अभी देख रहे हैं कि ये सेक्शन बी कंप्लीट होते होते वीडियो लगभग 50-55 मिनट का हो गया, तो संभव नहीं है कि सेक्शन सी बुआरे हम इसमें कवर कर सके। तो चलिए बुआरे सेक्शन सी हम लोग अपने सेकेंड, ठीक है, वीडियो लेक्चर में लाएंगे बुआरे, सेकेंड वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बुआरे बने रहिए अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग सेक्शन सी कवर करेंगे बुआरे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।